बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। बुक हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। आज हम इसके प्रॉब्लम नंबर 14 पर चलते हैं और प्रॉब्लम नंबर 14 आपको कहता है कि 2 स्टार्स अल्फ़ा कॉमा डेल्टा एंड अल्फ़ा डैश कॉमा डेल्टा डैश, यानी अल्फ़ा शो करता है राइट असेंशन को और डेल्टा शो करता है डेक्लिनेशन को। तो ये जो दो स्टार्स हैं इनका राइट असेंशन और डेक्लिनेशन गिवन है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा डैश, डेल्टा एंड डेल्टा डैश आर ऑब्जर्व एट द सेम मोमेंट, एक ही टाइम पर ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट, ऑन द सेम वर्टिकल सर्कल। अभी पिक्चर बनाकर मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बनाकर, ऑन द सेम वर्टिकल सर्कल के ऊपर, यानी ऑब्जर्वर जो है वो सेम टाइम के ऊपर उनको सेम वर्टिकल सर्कल के ऊपर ऑब्जर्व करता है। इफ़ एच इज़ द आवर एंगल ऑफ द फर्स्ट स्टार, ठीक है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस एच टेन फाई कॉस एक्स एंड कॉट डेल्टा वेयर एक्स इज गिवन बाय, यानी ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। और जबकि आपको बताया गया है कि यहाँ पर ये जो x है, अब ये x क्या चीज़ है, बेसिकली कॉस के साथ है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि x कोई अननोन एंगल है, राइट। अब ये अननोन एंगल किस तरह डिफाइन होगा ये मैं आपको बताता हूँ। वेयर x इज़ गिवन बाय, यानी x की ये पूरी वैल्यूज़ हैं जो हमने प्रूव करनी है। एक नहायत ही मुश्किल किस्म का, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रॉब्लम है, इसको मैं बहुत डिटेल के साथ, बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ जाएंगे। पहली बात यह है कि जब भी कोई प्रूफ का प्रॉब्लम हो तो देखें कि आपने करना क्या है। एक्चुअली आपके पास दो स्टार्स गिवन है, सपोज कीजिए कि एक स्टार एक्स है और दूसरा स्टार एक्स डैश है, जिसका राइट असेंशन और डेक्लिनेशन इस तरह मौजूद है आपके पास। प्रूफ आपने ये करना है कि आपने एक तो यहाँ पर कोई अननोन एंगल x इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस डायग्राम के अंदर कोई अननोन एंगल x को इंट्रोड्यूस करना होगा। अभी किस तरह इंट्रोड्यूस करना होगा यह मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश, यानी ये जो दोनों राइट असेंशन हैं इनका डिफरेंसेस है। इसी तरीके से डेक्लिनेशन यानी डेल्टा डैश माइनस डेल्टा जो है ये गिवन है, इसका मतलब है कि इनके जो डेक्लिनेशन आपके पास हैं, इनके डेक्लिनेशन के डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शंस करनी होगी कि उस कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई x मौजूद होगा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश और डेल्टा माइनस डेल्टा डैश वाली वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो देखते हैं कि किस तरह होगा। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है और ये रिज़ल्ट जो है इसमें x की जो वैल्यू है वो बेसिकली इसके बराबर है। ये जो है ना x इस तरह गिवन है, तो हमने ये सारी बातें देखनी है अपने इस प्रॉब्लम के अंदर। तो चलें स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को बहुत डिटेल के साथ हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जनाब, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो लेट x हम एक स्टार सपोज करते हैं अल्फ़ा कॉमा डेल्टा, जिसका राइट असेंशन और डेक्लिनेशन आपके पास है, और एक सेकेंड स्टार हम सपोज करते हैं एक्स डैश, जिसका अल्फ़ा डैश और डेल्टा डैश जो है वो राइट असेंशन और डेक्लिनेशन आपके पास गिवन है। ये क्या चीज़ है, बी टू स्टार्स लेइंग ऑन द सेम वर्टिकल सर्कल, जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन है, ऑन द सेम वर्टिकल सर्कल। इन केस अगर आपको वर्टिकल सर्कल का आइडिया ना हो तो सेलेशियल स्फीयर की जो मेरी वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये हम ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले मैनेज करते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास है सेलेशियल स्फीयर और ये है मेरा होराइज़न, राइट। तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि डायग्राम की लेबलिंग कर लेता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ है इसका और ये है इसका साउथ, और इसी तरीके से कि ये आपके पास जो है वो है इक्वेटर, तो इसको हमने टी सपोज कर लिया और ये आ गया आपके पास आर, राइट। ये है आपके पास सेलेशियल इक्वेटर और ये जो येलो से मैंने ड्रॉ किया है इसे हम कहते हैं होराइज़न, जैसे कि मैं आपको कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज़ कॉल्ड होराइज़न। अच्छा जी, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑब्जर्वर है तो ये इसका जेनथ है और ये बेसिकली आपके पास इक्वेटर का पोल है, ठीक है जी। अब आपसे कहते हैं कि आपके पास जो है वो दो स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी आपके पास दो स्टार्स हैं, ठीक है जी। तो पहला तो काम ये करते हैं कि दोनों स्टार्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ये दोनों के दोनों स्टार्स जो हैं, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है,
ये देखिए प्रॉब्लम में मेंशन है कि ऑब्जर्व एट सेम मोमेंट, यानी ये जो ऑब्जर्वर ओ है वो सेम मोमेंट पर इसको ऑब्जर्व करता है ऑन अ सेम वर्टिकल सर्कल। तो ज़रा डायग्राम के अंदर पहला काम तो हम ये करते हैं कि एक वर्टिकल सर्कल अपने लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये हो गया है आपका एक वर्टिकल सर्कल, राइट। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल सर्कल। अब यहाँ पर जो हैं वो 2 स्टार्स हैं आपके पास। सपोज़ कीजिए कि ये जो स्टार है मैं इसको जो है, चलें इसको रेड से ही बना लेते हैं। ये स्टार सपोज़ कर लें एक्स है आपके पास, और सपोज़ कीजिए कि ये वाला जो स्टार है ये एक्स डैश है, राइट। ये स्टार हम मान लें कि ये एक्स डैश है। तो ये 2 स्टार्स हैं आपके पास। अब अगर ये 2 स्टार्स हैं तो इनका जो है वो आवर एंगल आपके पास गिवन है, यानी मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ और फिर मैं इसको जो है वो, यानी ये हो जाएगा इसका आवर एंगल एच। ये सारी बातें मैं भी आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है आपके पास, ठीक है जी। तो ये यानी ये जो फर्स्ट स्टार है इसका आवर एंगल गिवन है कि जैसा कि आपको प्रॉब्लम में कहा गया कि इफ़ एच इज़ द आवर एंगल ऑफ द फर्स्ट स्टार, राइट। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि ये पता लगा कि ये है हमारे पास वर्टिकल सर्कल, और इस वर्टिकल सर्कल पर ये 2 स्टार्स हैं और ये है फर्स्ट स्टार का आवर एंगल, जैसा कि प्रॉब्लम के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी डायग्राम को थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि ये इसको एक अगर आप एक्सटेंड करें तो सपोज़ करें कि ये जो है वो डी पर कट करता है, ठीक है, इक्वेटर को डी पर कट करता है। इसी तरीके से अगर पोल से हम एक्स डैश करते हैं तो सपोज़ करें कि ये जो है वो डी डैश पर कट करता है, ठीक हो गया। तो इस कंस्ट्रक्शन को आप बहुत, मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, सपोज़ कर लीजिए कि चूँकि एलिप्टिक तो नहीं है तो सपोज़ कर लेते हैं कि ये है आपका गैमा, ठीक है। यानी गैमा कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका जहाँ से राइट एक्सटेंशन मेंशन किया जाता है, यानी जहाँ से राइट एक्सटेंशन जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है जी। तो हम इसको कहते हैं गैमा। तो ज़रा ये सारी बातें पहले लिख लेते हैं और साथ साथ हम इसको समझते भी रहते हैं। तो सेम वर्टिकल सर्कल पर, अब ये वर्टिकल सर्कल कौन सा है, यकीनन ये वर्टिकल सर्कल है Z, X और X डैश, यानी ये है आपका वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। तो वर्टिकल सर्कल है आपके पास Z, X एंड X डैश, और ये वर्टिकल सर्कल फिगर में शो किया हुआ है एज शोन इन फिगर, ठीक है जी। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेम वर्टिकल सर्कल है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, और क्या क्या बातें इसके अंदर हमें नज़र आ गई हैं। हमें नज़र आ गया है एक एंगल जेड पी एन एक्स। जनाब बताएं एंगल जेड पी एक्स क्या होगा। एंगल जेड पी एन एक्स, ये एंगल ऑफ कोर्स एच के इक्वल है, यानी आवर एंगल के इक्वल है, आवर एंगल। और ये आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम के अंदर ये गिवन था, तो आवर एंगल आपके पास मौजूद था। और क्या कुछ हमें पता लगा यहाँ पर। अच्छा जी, ये गैमा क्या चीज़ होती है। ये गैमा बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिया यानी वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और इस गैमा से ही जो डी तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कह सकते हैं अल्फ़ा, यानी ये राइट एक्सटेंशन होता है और ये भी इसका राइट एक्सटेंशन होगा। तो ये फर्स्ट स्टार का राइट एक्सटेंशन होगा, ये सेकेंड स्टार का राइट एक्सटेंशन होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताएं कि गैमा डी क्या होगा, तो ऑफ कोर्स गैमा डी को मैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है राइट एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट स्टार, ठीक है जी। ये बात नज़र आ रही है आपको, यानी गैमा से लेकर ये डी तक की राइट एक्सटेंशन। और डी डैश और गैमा तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा। तो गैमा और डी डैश का जो डिस्टेंस है उसको हम अल्फ़ा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाता है राइट एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड स्टार। ये सारी बातें बहुत डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक दो चीज़ें और भी पूछना थी, यानी पहले हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आप अगर मुझे ये बताना चाहें कि ये जो आर्क डी और डी डैश है, इसका ये आर्क क्या होगा। आर्क, अगर आप इस आर्क की वैल्यू, क्योंकि आगे चलकर हमने इसको यूज़ करना है, तो ये जो आर्क डी और डी डैश है, बेसिकली ये वाली आर्क जो है, ये डी और डी डैश की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होगा गैमा डी माइनस गैमा डी डैश, ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, गैमा डी माइनस गैमा डी डैश। तो गैमा डी माइनस गैमा डी डैश कितना होगा। अब गैमा डी क्या चीज़ है, अभी आपको निकाला है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश हो जाएगा। तो ये बन गया आर्क डी एंड डी डैश। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसी प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ प्रूफ करनी होती है तो प्रूफ को हमें साथ साथ देखते रहना होता है। इसी तरीके से
मैं अगर आपसे ये कंफर्म करना चाहूँ कि ये बताएं कि एंगल एक्स पी एन एक्स डैश क्या होगा, एंगल एक्स पी एन एक्स डैश क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ये होगा डी एन डी डैश। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो डी और डी डैश है ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश के इक्वल है। ठीक है जी, तो इनके दरमियान जो एंगल आपके पास होगा वो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश के इक्वल होगा। तो ये बन जाता है आपके पास दिस इज आर्क डी एन डी डैश। तो ये बेसिकली इक्वल होगा माइनस टाइम ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश। अब आप पूछेंगे कि माइनस टाइम क्यों होगा, ये ऑफ कोर्स इसके रोटेशन की वजह से होगा कि अगर हम इसको इस तरह कंसीडर करते हैं तो ये माइनस टाइम होगा, अदरवाइज वो प्लस टाइम होगा। तो ये बन जाता है आपके पास अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा। तो जैसा कि आप नोट कीजिए कि आपको रिजल्ट के अंदर भी ये अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा वाली चीज़ चाहिए थी, तो ये यहाँ पर आपने इसको इस तरह का जनरेट कर लिया। ठीक है जी, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो और हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो P और X क्या होगा, ज़रा बताइए। P, दिस इज P एंड X, तो P और X क्या है, तो आपको पता है कि इक्वेटर से स्टार तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डेक्लिनेशन। तो ये जो टोटल है ये 90 है, तो इसका मतलब है कि P और X के दरमियान जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 90 माइनस डेक्लिनेशन हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि P और X डैश क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ये सेकेंड स्टार का डेक्लिनेशन हो जाएगा, और सपोज करते हैं कि ये बराबर होगा 90 माइनस डेल्टा डैश। ठीक है जी, समझ आ गया आपको बात। यानी ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये डेक्लिनेशन ऑफ सेकेंड स्टार कहलाता है, इसे डेल्टा कहते हैं। और ये जो टोटल लेंथ होती है P और D डैश की 90 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि P और X डैश का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 90 माइनस डेल्टा डैश हो जाएगा। मैं कई दफ़ा इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर हम वापस अपनी प्रॉब्लम पे चलें, तो प्रॉब्लम के अंदर एक अननोन वैल्यू x है, एक एंगल इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पर अब देखें कि हम इसको x को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज़ कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा फर्दर। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ और पॉइंट P से, तो मैं पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इस पर। देखिए ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे कर। मैं इसको किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि आप जो है इसको ज़रा अच्छा ऑब्जर्व कर सकें। ये मैंने ऐसे कर एक ये सॉरी ये भी बड़ा क्लोज हो गया, समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सपोज़ कि ये भी काफ़ी क्लोज हो गया, मेरी ड्राइंग कोई ख़ास बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये सपोज़ करते हैं। तो ये आप सपोज़ करें कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है जी, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये हमारे पास आ गया है ऐसे कर 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर करा है। जो ये परपेंडिकुलर जो है ये इस आर्क पर, इस ग्रेट सर्कल आर्क के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमने सपोज किया कि ये है m। ठीक है जी, तो और इसका जो हम एंगल बता रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ और लिख कर बताता हूँ। इस डायग्राम पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन की, और कैसी कंस्ट्रक्शन की कि हमने फ्रॉम पॉइंट P, यानी पॉइंट P से ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और ये कहाँ ड्रॉ किया, ऑफ कोर्स ये जो आपका वर्टिकल सर्कल था Z, X and X डैश पर। और फिर हमने इसको प्रोड्यूस किया। कहाँ तक हम इसको ले गए, हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इफ़ नेसेसरी, हमने जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ी हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया, राइट। तो ज़रा डायग्राम पर वापस चलते हैं, यह बात आपको यहाँ तक समझ आ गई है। और उसने इसको क्या करा, m0 के ऊपर कट किया। अब मैं आपसे फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ ताकि हम सारी चीज़ों को कलेक्ट कर फिर हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि जो एंगल x, P और M है ये एंगल x के इक्वल है। वापस चलते हैं इस डायग्राम पर। ये बताइए कि x, P, M का क्या है। ये देखिए x, दिस इज P एंड M, यानी x, P और M का जो एंगल है, मैं इसको एक नए कलर से बनाता हूँ, येलो से बना रहा हूँ आपके लिए, कि जो x, P, M है। ठीक है जी, ये मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, चलिए ये समझ जाइएगा ये। ठीक है जी, ये जो x, P, M आपने बनाया है ये एंगल x के इक्वल है, राइट। ये जो x, P, M है ये एंगल x के इक्वल है।
तो ये जो नया एंगल बना है यानी x का इसके साथ जो एंगल है वो एंगल x के इक्वल है। अब आप और बहुत गौर से देखिएगा चीज़ों को ताकि आप इसको बहुत अच्छा समझ सकें। जी जनाब, तो ये तो हमें मिल गया। सो दैट आप ये बताएं कि एंगल ZPM क्या होगा अगर ऐसा है तो। एंगल ZPM, वापस चले डायग्राम की तरफ। तो एंगल ZP और M क्या होगा। ऑफ कोर्स ये जो एंगल है ये तो एंगल x के इक्वल है और ये हो जाएगा h, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा x प्लस h। तो याद रखना है कि जब तक आप प्रॉब्लम को देखते जाएंगे कि तो आपको प्रूफ मिलता जाएगा, यानी आपको समझ आता रहेगा कि प्रूफ कैसे करना है। देखिए ये x प्लस एच यहाँ पर लेकर आना था, तो ये देखें x प्लस एच इस तरह आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, यानी अगर आपकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। तो अब हमारे पास एक और हमने राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बनाई, क्योंकि ऑफ कोर्स केस को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी हो गई। ऑफ कोर्स एक ट्राइंगल बन गई ZPM। अब यहाँ पर मैं जो है वो क्या काम करने वाला हूँ उसको प्रूफ करने के लिए। अब देखें, पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा ZPM, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर एक ट्राइंगल बनाऊंगा XPM, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर एक ट्राइंगल बनाऊंगा, कंसिडर करूंगा X' P और M, ये भी एक राइट एंगल। इस तरह इन 3 इक्वेशंस को फॉर्म कर मैं इससे अपने रिजल्ट को प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ZPM जो है वो कंसिडर कर लिया। और आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, मैं इसमें नेपियर रूल अप्लाई करता हूँ। कंसिडर बाय नेपियर रूल। तो नेपियर रूल, अब अगर आपको नेपियर रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो चले पार्शली यहाँ पर आपको नेपियर रूल सीखने में मदद मिल जाएगी। तो पहले तो मैं आपको ये ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये ट्राइंगल कौन सी है। ये आपके पास बन गई है मेन ट्राइंगल, ये है आपका P, ये आपका Z और ये वो पॉइंट है M। ठीक है जी, तो ऐसे कर आपकी बन गई है ये ट्राइंगल, एक स्फेरिकल ट्राइंगल। राइट, ये बन गया स्फेरिकल। अच्छा जी, ये क्या होगा आपके पास। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये 90 माइनस 5 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये M के ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है। ऑफ कोर्स ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, मान लें कि ये स्मॉल p के इक्वल है। ठीक है, अब ये बताएं कि ये एंगल कितना होगा। ऑफ कोर्स ये एंगल हो जाएगा x प्लस कैपिटल H। ठीक है जी, तो अगर आप इसके ऊपर नेपियर रूल अप्लाई करेंगे तो ये नेपियर रूल क्या कहता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं एक आप पहले एक सर्कल सा ऐसा बना लें और फिर उसी के अंदर जो है आप मान लें कि ये वाली ट्राइंगल को आप कट कर जो है वो सॉरी इसको तो ये रखते हैं, कॉपी कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि ये यानी ये आपने ऐसे कॉपी कर ली और ये बेसिकली सपोज कीजिए कि ये इस तरह कर आपने इसकी इनसाइड फिट कर दी। ठीक है जी, अब नेपियर रूल आपको ये कहता है कि ये जो 90 वाला है इसको तो आपने एज इट इज सपोज कर लिया, जैसे ये 90 है ना, तो 90 को तो आपने इसको जो है वो कंसिडर कर लिया। अब इसकी इन 2 साइड्स को तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली साइड P एज इट इज़ रहेगी। सॉरी, ये मैं इसको, ये जो P साइड है इसको आप एज इट इज़ रखें। ठीक है जी, ये वाली साइड अननोन है Z और M वाली साइड, ऐसा हम इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो उसको एज इट इज़, यानी इन 2 साइड को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ठीक है जी, और बाकी अब आपके पास ये 3 साइड है, ये Z है, तो इस Z को आप लिखिए दिस इज़ 90 माइनस Z कर दें। इसी तरीके से अब आपके पास ये एक साइड है, इस साइड को भी आप इस तरह लिखेंगे 90 माइनस 90 माइनस 5। ठीक है जी, इस तरह का अगर आप इसको लिखेंगे, सॉरी ये 90 प्लस 90 में से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से ये जो P है आपके पास, इस P को भी आप कैसे लिखेंगे, दिस इज़ 90 यानी जो एंगल है आपके पास माइनस दिस इज़ x प्लस h। ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है। तो अब आपके पास नेपियर रूल के लिए जो आपके पास एक आप अगर लिखना चाहें, मैं एक और ओवल बनाकर आपको समझा देता हूँ। ये आपने ऐसे ओवल बना लिया और अब इस ओवल के फॉर एग्जांपल ऐसे कर 5 पार्ट हो गए। दिस इज़ 1 2, ये मैंने बहुत डिटेल से, अगर आपको ये समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर इन केस नहीं समझ आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए फॉर्म कर लूँगा। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्म ये हुआ कि इसमें जो साइड्स बनी हुई हैं उनको आप एज इट इज़ लिख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बन गई है आपके पास 90 माइनस x प्लस h। ठीक है जी, इसके साथ आपको मिल जाता है ये, तो इसके साथ हो गया कैंसिल, यहाँ पे मिल जाता है आपको 5
इसी तरीके से यहाँ पर मिल जाता है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल p, और एज सच इन दोनों की कोई ख़ास हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा जी, ये अगर हम मिडल कंसीडर करते हैं इसके अंदर, नेपियर रूल के अंदर, अगर हम ये, इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें कि 4 पार्ट फार्मूला या कोसाइन का फार्मूला, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दो साइड्स हैं, इन साइड्स को हम कहते हैं एडजेसेंट, और ये जो दो साइड्स हैं ये कहलाती हैं ऑपोजिट। तो ऑपोजिट वाला केस भी आएगा, तो हम देख लेंगे कि कब हमने ऑपोजिट यूज़ करना है कब। तो इसमें जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कुछ इस तरह काम करता है कि साइन ऑफ मिडल जो है, मिडल, अगर नेपियर रूल आपको लगाना आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये किसके इक्वल होता है? ये बराबर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है जी, तो ये इस तरह इसका नेपियर रूल लिखा जाता है। तो अब आप इसका अगर नेपियर रूल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आपने लिखना होगा, अगर आप इसको मिडल सपोज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस x प्लस h, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास, दिस इज 10 ऑफ स्मॉल p, यानी ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, एंड 10 ऑफ i। फ़िलहाल हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें ज़रूरत तो है नहीं, तो हम बाद में इसको कैंसिल करेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे कैंसिल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये नेपियर रूल समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसको जो है वो आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा दैट इज़, दिस इज़ cos 90 माइनस एंगल, तो ये बन जाएगा cos x प्लस h इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 10p एंड 10 राइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन मंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे दें। इसी तरीके से आप दोबारा जो है वो एक जो है वो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन दी राइट एंगल ट्राइंगल। अब कौन सी कंसीडर कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं x, p और m वाली राइट ट्राइंगल, और इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं नेपियर रूल। ठीक है जी। तो पहला काम तो ये करता हूँ कि मैं आपको जो है वो ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल आप वो देख लें। मेन फिगर के अंदर भी ये ट्राइंगल फॉर्म की हुई मैंने, लेकिन चले मैं आपको फिर बना देता हूँ कि ये आपके पास हो जाएगा p, ये है आपके पास x, और ये है आपके पास m। तो ये आपके पास बन गई है एक स्फेरिकल ट्राइंगल। ठीक है जी। अब आप बताइए कि इसमें ये क्या होगा? ऑफ कोर्स px होगा 90 माइनस डेल्टा। अगर p और x आपको नहीं समझ आ रहा तो वापस अपनी डायग्राम पर जाएं और यहाँ से इसको गौर से देख लें कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो p और x है ये क्या है, तो ये डेक्लिनेशन है, तो ये 90 माइनस डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे कर जी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 90 माइनस डेल्टा। ये आपका अगेन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसकी एज सच हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता भी नहीं है, ऐसे लिख दिया। ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया था मेन फिगर के अंदर कि x के साथ जो m का एंगल बन रहा है वो एंगल है x। ठीक है जी। तो अगेन जब आप इस पर नेपियर रूल अप्लाई करेंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप नेपियर रूल इस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो नेपियर रूल अप्लाई करने का तरीका, यानी आप इसको ये कर सकते हैं कि पहले आप एक ऐसे कर एक ओवल बना लें। ऐसे आपने एक ओवल बना लिया, फिर आपने करा ये कि अपनी ये जो ट्राइंगल है इसको आपने जो है वो यहाँ पर ऐसे कर डाल दिया। ठीक है जी। अब आप देख लें, आप 90 वाले को अगर सपोज करते हैं, तो यानी 90 को सपोज करते हैं, तो एडजेसेंट को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना होता। ठीक है जी। तो ये एडजेसेंट आपके पास, ये एडजेसेंट p एज इट इज़ रहेंगे, इसका मतलब है ये भी एज इट इज़ रहेगा। बाकियों में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये अगर ये x है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस x के लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और प्लस डेल्टा, यानी ये से कैंसिल हो जाएगा। और इस x के साथ हम क्या करेंगे जी, तो ये बन जाएगा आपके पास जी जनाब, ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस x। ठीक हो गया। तो आप चाहें तो एक और, इससे मैंने नेपियर रूल यहाँ पर इसलिए भी अप्लाई किया है कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिल जाएं। ठीक है जी। तो मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं आपको ये नेपियर रूल भी सिखा दूँ, क्योंकि बाज़ लोगों को नहीं आता, और ये नेपियर रूल से बड़ी आसानी है, इससे बड़े फ़ायदे हो जाते हैं हमें।
जी जनाब, तो फाइनली यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें मिली? एक आपको डेल्टा मिल गया, एक आपको 90 माइनस एक्स मिल गया, एक आपको स्मॉल पी मिल गया। इन दोनों की तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत ही नहीं, इनको छोड़ दिया। अब अगर हम मिडल कंसीडर करते हैं इस वाली को, तो ये बन जाएंगे इसके एडजेसेंट, ये भी आ जाएगा आपके पास एडजेसेंट। और इसके लिए हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? जी, फार्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं? अगेन हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, यानी साइन के साथ अब अगर मिडिल एंगल लिखें तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 10 ऑफ एडजेसेंट स्मॉल पी एंड 10 ऑफ डेल्टा, ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 10 पी एंड 10 डेल्टा। जैसा कि आपको पता है कि प्रूफ के अंदर आपको p की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे इसको। इसी तरीके से अब आपके पास एक और दफ़ा नेपियर रूल आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अगेन जी जनाब, अगेन अप्लाइंग, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन चूँकि बहुत डिटेल है इसलिए आप इसको, और काफ़ी टेक्निकल है। तो अगेन नेपियर रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। नेपियर रूल कौन से ट्राइंगल पर अप्लाई कर रहे हैं? इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब आखिरी आपके पास बची है एक्स डैश पी और एम के लिए। तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि एक्स डैश पी और एम जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ज़रा मैं आपके लिए इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पी हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, और सपोज़ ये एम है आपके पास। तो ये पहला तो काम ये करते हैं कि इसको ऐसे कर अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल को कंपेयर कर कंसीडर। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? ये ऑफ कोर्स 90 माइनस डेल्टा डैश होगा, मेन डायग्राम से भी आप देख लीजिएगा। और ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल आपका हो जाएगा, मैं वापस चलूँ इस डायग्राम के ऊपर और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये एंगल क्या हो जाएगा। जी, ये है मेरी मेन डायग्राम। आप मुझे बताएं कि ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स कि ये पूरा एंगल x है, x में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस एंगल को आप लिख लीजिए यहाँ पर। जी जनाब, क्या होगा इसका एंगल? ये एंगल हो जाएगा x में से आपने माइनस करना होगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश। ठीक हो गया? ये आपका अगेन वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये साइड तो हमें मालूम ही नहीं है तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। तो अगेन मैं यहाँ पर जब नेपियर रूल अप्लाई करूँगा तो मैंने एक कुछ जगहों पर डायरेक्ट भी हो जाता है, डायरेक्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको चूँकि समझाने के लिए और सिखाने के लिए इसको मैं इतनी डिटेल आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसको कॉपी कर इसको इसके डायग्राम के इनसाइड लिख लेता हूँ। जी जनाब, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा इसके अंदर। 90 वाली साइड को तो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये 90 वाली जो साइड है कंसिडर कर ली हमने, तो P को एज इट इज़ रखें, ये स्टेरिक एज इट इज़ हो जाएंगे। जी जनाब, यहाँ पर आपका जो है वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री एन प्लस डेल्टा हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल भी हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल अगर आप लेंगे तो ये अगेन 90 डिग्री माइनस, और ये जो दरमियान का पूरा एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा डैश। ठीक है जी, और इसी तरीके से ये भी साइड हो जाएगी, तो इसकी भी हमें कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन चाहे तो अगर आप लिखना चाहें तो उसको भी लिख लीजिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई है कंप्लीट। जी जनाब, तो अब यहाँ पर आप जो है वो इसको कंप्लीट कर लीजिए। मेन पर्पज़ आपका यही है कि आप जो है वो ये आपने अगेन एक छोटा सा सर्कल बना लिया, इस पर आप लाइन से इसको 5 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 1 2 3 4 एंड देन 5। और आप इसको कैसे लिखेंगे? जो मुझे ज़रूरत है सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं फॉर एग्जांपल अगर मिडिल कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज़ 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा डैश, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा सिग्मा डैश और ये हो जाएगा पी। इनकी कोई मुझे ख़ास ज़रूरत है नहीं तो मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अगेन इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगाएं, यानी जिसकी ज़रूरत है उसको लिख लें, नहीं लिखना चाहे तब भी कोई अर्ज नहीं है। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, यानी सारी वैल्यूज़ को लिखना ज़रूरी भी नहीं है। और ये आ जाएगा अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा। आप अगर इस मज़ीद इस प्रॉब्लम में कुछ करना चाहें तो आप इसमें जो है वो 4 पार्ट फार्मूला या कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और मुझे लगता है कि आपको उसको सीखने के लिए आपको ख़ुद इसको ट्राई करना चाहिए ताकि आप कुछ नई चीज़ें अपने लिए एक्सप्लोर कर सकें। तो फाइनली ये बन जाएगा आपके पास cos x प्लस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा डैश। नोट करें कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो प्रॉब्लम है उसकी शेप निकल कर आ रही है आपके पास, और ये बन जाएगा tan डेल्टा। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या किया, एक पहले ट्राइंगल कंसिडर किया और बेसिकली आपने 3 डिफरेंट इक्वेशंस बना लिए हैं। तो पहला काम तो मैं करता हूँ कि इन तीनों इक्वेशंस को वापस से आपके लिए लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखी है cos ऑफ x प्लस h विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 10p n 10 phi। मैं वापस इनको लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनी थी cos ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये बन गई थी आपके पास 10p एंड 10 डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन अभी अभी आपने फॉर्म की है विच इज़ x प्लस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा डैश, ये इक्वल होगा आपके पास 10p एंड 10 डेल्टा डैश। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपका काम ये है कि इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा सेट करना है और अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर जो है 1 और 2 को डिवाइड कर दूँ, 1 और 2 को डिवाइड कर दूँ तो p से p कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम एक रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग 1 बाई 2, 1 को 2 से अगर आप डिवाइड करें तो ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस h एंड देन डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 10 phi डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा आपके पास 10 डेल्टा। तो 10p कैंसिल हो गया आपके पास। अब आप जब इसको क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आप रखें x प्लस h, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है, और राइट हैंड साइड के ऊपर आप इस वैल्यू को भेज दीजिए और ये जो 10 है ये इसको कॉर्ड बना दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 phi cos x एंड cot डेल्टा। तो यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट रिज़ल्ट को प्रूव कर लिया। तो ये आपका फर्स्ट रिज़ल्ट जो है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें टेक्निकल है, लेकिन अगर आप स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रॉब्लम, और ये याद रखिए कि आप अपने सोल्यूशन को ज़रूर देखें कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब आखिरी काम ये करना है कि आपने ये बताना है कि x के लिए बेसिकली आपका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पर उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, यानी हम एक तरह से x की वैल्यू भी हम निकालने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखें तो इन केस अगर मैं इक्वेशन नंबर, अगेन थोड़ी सी बस सेटिंग करनी है इसके अंदर, अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा डैश डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 10 डेल्टा एन, दिस इज़ 10 डेल्टा। ठीक है जी, अगेन 10p से 10p कैंसिल हो गया। अच्छा, ये बात चूँकि मुझे 10 में इसमें ज़रूरत नहीं है तो मैं ये जो 10 है इसको साइन कोसाइन में चेंज कर लेता हूँ। तो ये आपके पास साइन कोसाइन में चेंज होने के बाद बन जाएगा 10 डेल्टा डैश एंड कॉस डेल्टा, और दूसरा आपके पास हो जाएगा कॉस डेल्टा डैश एंड साइन डेल्टा। ठीक है जी। अच्छा जी, फाइनली हम चूँकि हमारे जो रिज़ल्ट है, मैं अगर उस अपने रिज़ल्ट पर चलूँ वापस आपको, चूँकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अच्छा जी, ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 2 एंगल्स का सम किया गया है और 1/2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट टू सम का कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी हमने यही काम करना होगा और उसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कॉम्पोनेंडो। तो यहाँ पर बहुत सारी मैथमेटिक्स लग रही होती है, एंड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है जी, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम अप्लाई करते हैं तो ये होता ही है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसके साथ ये जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और अगर ये आपको नहीं पता तो इंटरनेट से आप उसको देख लीजिएगा, और अगर इन केस अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी अलग वीडियो बना दूंगा जी। cos x है तो इसको आप लिखेंगे माइनस का cos x, और यहाँ पर लिखेंगे cos ऑफ
एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस, चूँकि हम अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से इस पूरी वैल्यू के ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे जब आप, तो पहले हम एक लाइन बना देते हैं जी। तो क्या करना होता है कि ऊपर वाली वैल्यू तो आपके पास एज इट इज़ रहती है, ये लिखा जाएगा साइन डेल्टा डैश और ये हो जाएगा कॉस डेल्टा, ठीक है जी। नीचे वाली वैल्यू से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा कॉस डेल्टा डैश एंड दिस इज साइन डेल्टा, और यही चीज़ आप प्लस में लिख दीजिए, दिस इज साइन डेल्टा डैश एंड कॉस डेल्टा एंड प्लस कॉस डेल्टा डैश और ये हो जाएगा साइन डेल्टा, ठीक है जी। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहलाता है आपके पास। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ज़रूर देख लीजिए। अब फाइनली हम जी फाइनली यहाँ पर ये देखें, ये दो चीज़ें सम की फॉर्म में हैं और हम इनके सम टू प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं और अपने रिजल्ट को हासिल करते हैं, यानी इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर सम टू प्रोडक्ट फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमने एक फार्मूले पढ़े हैं अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं, जो बराबर होता है आपके पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, तो x के साथ ऐड होकर ये हो जाएगा 2x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश एंड देन डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, तो अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा अल्फ़ा डैश माइनस की वजह से अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने, और डिनोमिनेटर वाला भी हो जाएगा आपके पास, चूँकि प्लस वाला है तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, दिस इज 2x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरीके से ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर आप देखें अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले लग रहे हैं। तो ऊपर बन जाएगा आपके पास डेल्टा डैश माइनस डेल्टा और नीचे आपके पास बन जाएगा अगेन डेल्टा डैश प्लस डेल्टा, ठीक है जी। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगेन यहाँ पर देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देखना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन बन रही है, देखिए यहाँ पर ये जो है साइन अपॉन कॉस है, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस इक्वल होता है 10, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 10, 1/2 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए 2x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये इज़ इक्वल हो जाएगा जी जनाब। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो साइन अपॉन कॉस है ये तो वैल्यू आपके पास एज इट इज़ मौजूद है, आपने इसको ऐसे एज इट इज़ लिख लिए, यानी साइन दिस इज़ डेल्टा डैश माइनस डेल्टा एंड साइन डेल्टा डैश प्लस डेल्टा, और ये जो वैल्यूज़ है ये बनेगी साइन अपॉन कॉस 10 जो इधर आकर कॉट की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं क्या, कॉट दिस इज़ 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा। तो अगर आप नोट करें तो ये हमने अपने सेकंड रिज़ल्ट को, जो आपसे कहा गया था कि अगर आप अपने फर्स्ट रिज़ल्ट को प्रूव कर लेते हैं तो उसके अंदर जो x है वो बेसिकली इस तरह ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने अपने सेकंड रिज़ल्ट को प्रूव कर लिया, देन हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को समझाया जाए। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें यार, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और मेरा चैनल जो है वो बेसिकली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इससे मैं कोई अर्निंग नहीं करता हूँ। तो बेसिकली लाइक और कमेंट्स तो बनता है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।